हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम मौर्य वंश की मौर्य साम्राज्य से संबंधित यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे हम पहले यहाँ पर साम्राज्य का टाइम पीरियड देखते हैं तो 322 ईसा पूर्व से लेके 185 ईसा पूर्व 322 से लेके 185 ईसा पूर्व तक का इनका समय रहता है। और अगर हम बात करें तो मौर्य वंश की जानकारी के सोर्स क्या-क्या हैं, तो साहित्यिक सोर्स की बात करें तो ब्राह्मण साहित्य यहाँ पर सबसे पहले है। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र पर भट्ट स्वामी की प्रतिपदा पंचिका टीका, सोमदेव कृत कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र की बृहद कथा मंजरी, पातंजलि का महाभाष्य, विष्णु पुराण पर श्रीधर स्वामी की टीका, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस और 10वीं शताब्दी का मुद्रा राक्षस की टीका ढूंढीराज। ये सारे के सारे जो है ब्राह्मण साहित्य हैं जो कि हमें मौर्य वंश की जानकारी प्रदान करते हैं। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा चाणक्य की सहायता से नंद शासक धनानंद को अपदस्थ करने एवं पातंजलि के महाभाष्य में चंद्रगुप्त सभा परिषद सभा का उल्लेख है। अब हम देखते हैं बौद्ध साहित्य कौन-कौन से हैं जो ये बताते हैं कि मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देते हैं। तो इसमें बहुत सारे ग्रंथ हैं। पहला है दीपवंश, महावंश की टीका, वनसत पकासिनी, दिव्यदान, महाबोधिवंश, दीर्घ निकाय। जैन साहित्य की बात करें तो प्रमुख ग्रंथ भद्रबाहु का कल्पसूत्र, हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन। जैन संगम साहित्य की बात करें तो मामूल नाथ रुद्र शर्मन द्वारा लिखित अहनानूर एवं कपिलर द्वारा लिखित परार। तो ये हो गया संगम साहित्य जिसमें हमें मिलता है मौर्य साम्राज्य की जानकारी। अब कुछ विदेशी विवरण की बात कर लेते हैं। तो स्ट्रैबो, कार्टियस, डियोडोरस, प्लिनी, एरियन, जस्टिन, प्लूटार्क, नियार्कस, अनेसीक्रिटस, अरिस्टोब्यूलस आदि यूनानी लेखकों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। मेगास्थनीज की इंडिका तो अब उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके जो है पारवर्ती लेखों में इसकी रचनाएं उपलब्ध हमें मिल जाती हैं। पुरातत्व की बात करें, पुरातत्व तो यहाँ पर महास्थान अभिलेख है। कहाँ पर? बांग्लादेश में। महास्थान सोहगोरा ताम्रपत्र, ये है सोहगोरा ताम्रपत्र, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। इनमें अकाल के सामना करने के लिए अन्न के भंडार के विषय में जानकारी मिलती है। महास्थान अभिलेख में महास्थान को पुण्य नगर कहा गया है। महास्थान अभिलेख के अनुसार पुण्य नगर के महामात्र को अकाल राहत कार्यों के लिए प्रभारी बनाया गया था। यहाँ से शुंगकालीन टेराकोटा आकृतियां भी मिलती हैं। सोहगोरा संपूर्ण मौर्य काल का एकमात्र लेख है जो ताम्रपत्र पर अंकित है। आगे देखते हैं। अब कुछ अभिलेख हैं जो कि अशोक काल के हैं, ये भी हमें जानकारी देते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो अशोक के अभिलेख की सर्वप्रथम खोज अगर देखें तो 1750 में टी फेंथेलर, ये यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वप्रथम खोज किसने की थी? 1750 में की थी, टी फेंथेलर ने की थी। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख के रूप में की थी, परंतु 1837 ईस्वी में टकसाल अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों की लिपि दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख में पढ़ी। 1915 ईस्वी में सी बीडन ने मास्की में अशोक के लेख की खोज की थी। तो सी बीडन 1915 में मास्की में अशोक के लेख की खोज की थी। टर्नर ने यह बताया कि सिंघली ग्रंथ दीपवंश में प्रियदर्शी देवनाम प्रिय का प्रयोग अशोक के लिए हुआ था। टर्नर ने बताया कि सिंघली ग्रंथ जो है दीपवंश में प्रियदर्शी देवनाम प्रिय का प्रयोग अशोक के लिए ही हुआ था। अशोक के अभिलेखों में 4 लिपियों
कौन-कौन सी लिपि थी? ब्रह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, ग्रीक मतलब यूनानी, अरेमाइक तथा 3 भाषाओं यथा प्राकृत, ग्रीक एवं अरेमाइक का प्रयोग हुआ था। अभिलेखों का प्राचीनतम से नवीन का क्रम है लघु शिलालेख, बृहद शिलालेख और स्तंभलेख। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख भब्रू लघु शिलालेख है। तो सबसे लंबा अगर हम बात करें तो भब्रू लघु शिलालेख है सबसे लंबा। अशोक का सबसे छोटे की बात करें तो रुम्मनदेही स्तंभ लेख है जो सबसे छोटा अभिलेख है। सबसे लंबा स्तंभ लेख संख्या 7 है। अशोक के शिलालेखों से उसके शासन के 8वें से 29 वर्ष तक की घटनाओं की जानकारी हमें मिलती है। अशोक के शिलालेखों का विभाजन निम्न वर्ग से किया जा सकता है। सबसे पहले है शिलालेख, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ले लेते हैं शिलालेख। तो शिलालेखों को 2 भागों में बांटा गया है, बृहत एवं लघु। बृहत या मुख्य शिलालेख 8 स्थान 400 लेख 14 लेख हैं, 8 स्थान पर मिले हैं और मतलब एक ये 2 3 4 कुछ इस जगहों से हमें ये मुख्य और बृहत शिलालेख मिले हैं और सब में जो है 14 बातें लिखी गई हैं। सब में 14 बातें लिखी गई हैं। लेखों का समूह 8 अलग-अलग स्थानों से प्राप्त किया गया है। तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पर दिया गया है शाहबाजगढ़ी पेशावर पाकिस्तान में सबसे पहले हमें देखने को मिलता है 1837 और इसकी खोजकर्ता कौन है? कोड। तो ये खोजकर्ता नए हैं इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि यूजीसी नेट हमसे ये पूछेगा। तो शाहबाजगढ़ी जो है पाकिस्तान पेशावर में, ये आपको पता होगा, लेकिन इसकी खोज सबसे पहले हुई थी। तो क्या पता है इसका क्रम ही जो है एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो 1836 कोर्ट ने इसकी खोज की थी। मानसेहरा हजारा पाकिस्तान 1889 कनिंघम ने इसकी खोज की थी। इसके अलावा जो है अगर हम ये देखें किट्टो धौली, धौली वाला जो है 1836-7 का है, तो इसको यहाँ पर होना चाहिए था। तो यहाँ पर सबसे पहले याद कर लीजिए और फिर अपने नोट बना लीजिए क्योंकि एक क्रम में यहाँ पर नहीं है। गिरनार जो है सबसे पहले तो ये आएगा, उसके बाद जो है यहाँ पर सबसे पहले जो है वो कर्नाटौड का हो जाएगा गिरनार अभिलेख जो कि 1822 में है। सॉरी 1822 वाला सबसे पहले आएगा, कर्नाटौड ने ढूंढा था। फिर उसके बाद जो है 36 वाला आया 1836 वाला, फिर 37 वाला किट्टो किट्टो वाला आएगा 3 पे। 37 के बाद जो है 60 ये 4 नंबर पे आएगा। 60 के बाद आता है 50 ओ ये आएगा 50 वाला जो है वो चौथे पे आएगा और 5वें में 60 वाला आएगा। उसके बाद जो है 82 वाला आएगा, 82 वाला 6 नंबर पे है। और उसके बाद जो है 82 हो गया और फिर उसके बाद 89 आएगा, ये आएगा 7th पे। और फिर सबसे लास्ट में है अनुघोष 8 नंबर पे। तो ऐसे ही पढ़ते हैं क्रम से ही। सबसे पहले 1822 कर्नाटौड ने गिरनार गुजरात में, जो कि 1822 में कर्नाटौड ने सबसे पहले खोजा था और कर्नाटौड की ही है। राजस्थान के ऊपर बहुत सारी उन्होंने जो है इतिहास लेखन किया है। आगे देखते हैं दूसरे नंबर का जो है कोर्ट का है। कोर्ट ने खोजा था शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में है। उसके बाद अगर हम देखें तो किट्टो जो है 1837 में धौली वाला खोजा जाता है। तीसरे नंबर धौली धौली जो है वो तीसरे नंबर पे है, पूरी उड़ीसा। आगे देखते हैं चौथे नंबर पे आ जाते हैं
चौथे नंबर पे आ जाते हैं हमारे इलियट। इलियट जो है जौगढ़ वाले इलियट हैं 1850 में। और फिर उसके बाद हैं फॉरेस्ट ने 1860 में, कालसी देहरादून उत्तराखंड में। और फिर उसके बाद जो है भगवान लाल 1882 सोपारा थाना महाराष्ट्र में। और उसके बाद जो है उन ये कनिंगम वाला मानसहरा, कनिंगम 1889 में। और अनुघोष ने 1929 में। एरागुंडी वाला सबसे लास्ट में है। याद रखिए सबसे 8 जो हैं 8 जगहों पर हमें मिले हैं जिसमें 14 बातें लिखी गई हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। सबसे लास्ट वाला एरागुंडी, सबसे पहला वाला जो है वो हमें मिलता है जौगढ़, जो कर्नाटक का है, गिरनार में मिलता है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं धौली। अब यहाँ पर कहा गया था कि 14 बातें जो हैं सब में लिखी गई हैं, लेकिन यहाँ पे एक अपवाद है धौली और जौगढ़ के साथ। तो इसको देखते हैं, धौली, किट्टो, जौगढ़, इलियट इन्होंने खोजा था। तो यहाँ पर 2 पृथक कलिंग अभिलेख मिलते हैं। 11, 12, 13 नंबर के शिलालेखों के स्थान पर 2 पृथक कलिंग अभिलेख मिलते हैं धौली और जौगढ़ से। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। प्रथम शिलालेख गिरनार संस्करण एवं 13वां शिलालेख शाहबाजगढ़ी संस्करण कहलाता है। सबसे सुरक्षित जो है गिरनार शिलालेख है। लघु शिलालेख की बात करें तो ये 14 शिलालेखों के मुख्य वर्ग के अतिरिक्त लघु शिलालेखों को लघु शिलालेख संख्या 1 और लघु शिलालेख संख्या 2 में बांटा गया है। लघु शिलालेख संख्या 1 में अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है और लघु शिलालेख में 2 में अशोक के धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। तो लघु शिलालेख जो है 18 जगह मिले हैं। मेन जो है वो तो 8 जगह, और जो लघु छोटे-छोटे हैं वो 18 जगह हैं। लेकिन इसको भी 2 में बाँटा गया है। पहले संख्या 1 में, संख्या 2 में। संख्या 1 में उसके व्यक्तिगत पर्सनल जीवन से संबंधित जानकारी है, दूसरे उसके धर्म से संबंधित जानकारी दी गई है। ये लघु शिलालेख निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त हुए हैं। पहला है रूपनाथ, जबलपुर, मध्य प्रदेश। गुर्जरा दतिया, मध्य प्रदेश। सहसराम, बिहार। भब्रू, बैराठ, जयपुर। मास्की, रायचूर, कर्नाटक। ब्रह्मगिरी, चित्तल, दुर्ग, कर्नाटक। सिद्धपुर, चित्तल, दुर्ग, कर्नाटक। जटिंग, रामेश्वर, चित्तल, दुर्ग, कर्नाटक। एरागुंडी जो कि लास्ट वाला था, वहाँ पर भी मिला है हमें लघु लघु शिलालेख। गोवी मठ में मिला है, पालकी गुंड में मिला है। ये सारे के सारे लघु शिलालेख हैं। राजुल, मंडगिरी, कर्नूल, आंध्र प्रदेश। अरहौर, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश, बनारस से 35 किलोमीटर की दूरी पर मगध से पश्चिम की ओर जाने वाले रास्ते पर लगवाया था ये। सारोमारो मध्य प्रदेश, शहडोल में है मध्य प्रदेश। नेट्टूर, मैसूर, कर्नाटक में है। उदयगोलम जो है वेलारी, कर्नाटक में है। सन्नाती जो है गुलबर्गा, कर्नाटक में है। पनगुड़रिया जो है बधुनी, मध्य प्रदेश में है। तो ये कुछ 18 जगह हमें जो है लघु शिलालेख मिलते हैं। पनगुड़रिया लास्ट वाला जो है लघु शिलालेख में अशोक को महाराज कुमार कहकर वहां पर बताया गया है, महाराज कुमार। 1986 में सन्नाती से अशोक का नवीनतम शिलालेख मिला है, जिसमें 12वें और 14वें बृहत शिलालेख के कुछ अंश हमें देखने को मिलते हैं। भब्रू के 2 शिलालेख जयपुर के बैराठ में बीजक की पहाड़ियों से 1837 में कैप्टन बर्ट द्वारा खोजे गए। यह अशोक को बौद्ध प्रमाणित करने का सबसे बड़ा अभिलेखीय साक्ष्य है। इसमें बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों बुद्ध, धम्म और संघ बुद्ध संघ और बुद्ध संघ बुद्ध धम्म एवं संघ में आस्था प्रकट करते हैं। भब्रू अभिलेख वर्तमान में कलकत्ता संग्रहालय में स्थित है। हुएनसांग 634 ईस्वी में बैराठ आया था एवं बैराठ में 8 बौद्ध मठों का उल्लेख करता है।
अहरोरा लघु शिलालेख में अशोक 256 रातें स्तूप निर्माण हेतु भ्रमण में बिताने का उल्लेख करता है। अहरोरा में रूपनाथ शिलालेख में अशोक कहता है कि अभी 2.5 वर्ष बीते हैं जब मैं संकल्पित रूप से एक शाक्य बना हूँ। प्रारंभ में मैं समर्पित नहीं था, किंतु पिछले 1 वर्ष में मैं संघ के काफी नजदीक आ गया हूँ। अशोक का सबसे दक्षिणी अभिलेख जो है एरागुंडी लघु शिलालेख है। आगे देखते हैं अशोक के एरागुंडी लघु शिलालेख में करगिक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है जो कि लेखाधिकारी का कार्य करता था। तो ये जो लेखन कार्य है करगिक नाम मिलता है और इसका जो है लेखाधिकारी हुआ करता था, इसका मतलब करगिक का। सबसे दक्षिणी स्तंभ लेख जो है अमरावती बृहद शिलालेख है। अमरावती बृहद शिलालेख जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। अशोक के अरेमाइक लिपि एवं भाषा के लघु शिलालेख के बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो तक्षशिला शिलालेख इसकी खोज 1915 में जॉन मार्शल ने की थी। लंगमान प्रथम पुल ए दरुंत इसकी खोज अफगानिस्तान में लंपक घाटी में 1932 में की गई थी। सिकंदर के आक्रमण से पहले अरमाइक हकामनी साम्राज्य की राजभाषा हुआ करती थी। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है कि सिकंदर के आक्रमण से पहले जो अरेमाइक है वो कहाँ की राजभाषा, तो हकामनी साम्राज्य की राजभाषा हुआ करती थी। लंगमान द्वितीय ये भी अफगानिस्तान में लंपक घाटी से खोजा गया है। कंधार अरामाइक शिलालेख इसकी खोज 1963 में हुई थी। 1966 में आंद्रे डुपोंट सोमर ने इसे प्रकाशित किया था। इसकी खोज अशोक के ग्रीक अभिलेखों के साथ ही हुई थी, जिससे लगता है कि अशोक के ग्रीक एवं अरेमाइक अभिलेख जुड़े हुए हैं। यह अशोक द्वारा 260 ईसा पूर्व में लिखवाया गया था। कंधार अरेमाइक शिलालेख में भारतीय भाषा के शब्दों को अरेमाइक लिपि में लिखा गया है। ये शब्द जो है 7वें बृहद स्तंभ लेख में मिलते हैं, जिससे यह शिलालेख अशोक के 7वें बृहद स्तंभ लेख का रूपांतर लगता है। कांधार द्विभाषीय लघु शिलालेख यह कांधार के पास शर ए कुना नामक स्थान से मिला है। यह ग्रीक एवं अरेमाइक दोनों लिपियों एवं भाषाओं में है। यह शासन के 10वें वर्ष में लिखवाया गया था। कांधार अभिलेख अशोक का पहला अभिलेख माना जाता है और इसकी खोज 1985 में हुई थी। कांधार द्विभाषीय मतलब इसमें 2 भाषाएं यूज की गई है। लघु शिलालेख में अशोक जो है धम्म के लिए ईयूसेबिया शब्द काम में लेता है। कांधार के इस द्विभाषीय लघु शिलालेख के अनुसार अशोक के धम्म का प्रभाव बहेलियों, शिकारियों एवं मछुआरों पर भी पड़ा था। आगे देखते हैं अशोक के ग्रीक लिपि एवं भाषा के लघु शिलालेख के बारे में। तो कंधार शर ए कुना जो है द्विभाषीय लघु शिलालेख, इनका वर्णन ऊपर अरेमाइक अभिलेख में कर दिया गया है। कांधार ग्रीक शिलालेख की बात करें तो ये कांधार द्विभाषीय लघु शिलालेख में 1/1/2 आधे किलोमीटर दक्षिण में 1963 में मिला था और यह जो है 45 गुणा 9.5 सेंटीमीटर के पाषाण खंड पर है। इसमें 12वें बृहद शिलालेख का अंतिम भाग एवं 13वें शिलालेख का प्रारंभिक भाग मिलता है। 13वें बृहद शिलालेख के भाग में अशोक द्वारा कलिंग युद्ध के पश्चाताप का ग्रीक भाषा में उल्लेख है। कंधार ग्रीक शिलालेख को जर्मन डॉक्टर सेरिंग द्वारा कंधार के बाजार से खरीदा गया था। इसके बाद यह कंधार म्यूजियम में रखा गया, लेकिन 1992 से लेकर 94 में कंधार म्यूजियम की लूट के बाद इसका कोई पता नहीं चल पाया है। आगे देखते हैं स्तंभ लेख की बात करते हैं। स्तंभ लेख
स्तंभ लेख जो हैं 2 प्रकार से प्राप्त हुए हैं, एक तो बृहत स्तंभ लेख और एक लघु स्तंभ लेख। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बृहत स्तंभ लेख की। तो बृहत स्तंभ लेख जो है 6 स्थान पर मिले हैं और यहाँ पर जो है यहाँ पर 7 लेख लिखे गए हैं, मतलब एक स्तंभ पर 7-7 चीजें लिखी गई हैं। अशोक के बृहत स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। ये केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं बृहत स्तंभ लेख और प्राकृत भाषा में है। ब्राह्मी लिपि है लेकिन भाषा प्राकृत है। जो 6 भिन्न भिन्न स्थानों से पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण है। सबसे पहले दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, ये मूलतः अम्बाला हरियाणा में था, किंतु फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली में गड़वाया दिया और केवल दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख पर 7, 1 से लेकर 7 जो है हमें लेख मिलते हैं। अन्य सभी पर केवल 1 से 6 तक ही मिलते हैं, क्योंकि नीचे वाला जो है वो खराब हो गया होगा या फिर कुछ और कारण रहे होंगे। तो 7 बातें तो हैं, लेकिन ये जो हैं सिर्फ और सिर्फ दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख में ही मिलता है। दिल्ली टोपरा के 7वें स्तंभ लेख में आजीवक निग्रंथों आदि संघ का भी उल्लेख है। दिल्ली टोपरा को अशोक की बड़ी लाट, फिरोज शाह तुगलक की लाट, भीमसेन की लाट, दिल्ली शिवालिक लाट कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने इसे स्वर्ण स्तंभ एवं या स्वर्ण मीनार कहा गया है। दिल्ली टोपरा पर बिगड़े राज चतुर्थ के 3 उत्कीर्ण हैं। शम्स ए शिराज अफीफ की तारीख ए फिरोजशाही में उल्लेख है कि फिरोज ने टोपरा एवं मेरठ से 2 स्तंभ मंगवाए, जबकि सीरत ए फिरोजशाही अज्ञात लेखक में इन स्तंभों के लाने का सचित्र वर्णन करता है। सीरत ए फिरोजशाही। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख की बात करें तो ये मेरठ से फिरोज शाह तुगलक द्वारा लाया गया था, टोपरा वाला भी और मेरठ वाला भी, दोनों ही फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली में लाया गया था और इसको छोटी लाट कहते हैं मेरठ वाले को। और तीसरा है लौरिया राज स्तंभ लेख, बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख में सबसे सुरक्षित और सुंदर है। इस पर औरंगजेब का एक लेख एवं अंग्रेज सर्वेक्षण रियू बेन बरो का भी लेख है। इस पर एक नागरी लेख भी है जिसमें राजा अमर सिंह का जिक्र भी किया गया है। तो ये लौरिया नंदनगढ़ वाला है जहाँ पर औरंगजेब का लेख भी जो है हमें देखने को मिलता है। साथ ही रियू बेन बरो का भी लेख हमें मिल जाता है जो कि अंग्रेज सर्वेक्षण था। रामपुरवा स्तंभ लेख बिहार के चंपारण जिले में स्थित लेख है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में C.A. कार्लाई ने की थी। प्रयाग स्तंभ लेख की बात करें, इसे अकबर द्वारा कौशाम्बी से लाकर इलाहाबाद के किले में लगवाया गया था। लघु स्तंभ लेख की बात करें तो अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण हैं उन्हें लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। ये भी केवल ब्राह्मी लिपि एवं प्राकृत भाषा है। ये निम्न स्थानों से मिले हैं: सांची, सारनाथ, कौशाम्बी। सांची संघ भेद रोकने संबंधी आदेश हैं, सारनाथ संघ भेद रोकने संबंधी आदेश थे, कौशाम्बी संघ भेद रोकने संबंधी दो सारे जो है संघ भेद रोकने संबंधी आदेश थे। कौशाम्बी के लघु स्तंभ लेख जो कि इलाहाबाद में अशोक की रानी कौरवकी चारुवाकी द्वारा दान में दिए जाने का भी उल्लेख है, अतः उसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। इसमें अशोक एवं कौरवाकी के तीवर पुत्र का भी उल्लेख है। प्रयाग कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख में कौशाम्बी के महामात्रों को संघ भेद रोकने के आदेश दिए गए। इससे स्पष्ट होता है कि पहले यह कौशाम्बी में लगाया जाना था, परंतु बाद में प्रयोग में लगा दिया गया। यह अशोक को बौद्ध सिद्ध करता है। प्रयाग वाला रुमनदेही अभिलेख जो है अशोक द्वारा 20वें वर्ष में इस स्थान की धर्म यात्रा का उल्लेख है तथा इसके द्वारा लुम्बिनी के भूमि कर को घटाकर 1/8 कर दिया था। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। धार्मिक कर उदबलिक
से पूर्णतया मुक्त कर दिया गया था। रुम्मनदेई का पुराना नाम लुम्बिनी था। यह नेपाल की सीमा में है। रुम्मनदेई लेख में बुद्ध को शाक्यमुनि कहा गया है। ह्वेन-त्सांग के अनुसार रुम्मनदेई स्तंभ पर घोड़े की मूर्ति थी, जो कि आकाशीय बिजली से नष्ट हो गई थी तथा स्तंभ भी बीच में टूट गया था। वर्तमान में स्तंभ का निचला भाग सुरक्षित खड़ा है तथा ऊपरी भाग दो हिस्सों में टूट गया है तथा शीर्ष नहीं है। अशोक ने रुम्मनदेई में प्रस्तर की विशाल दीवार बनवाई और एक स्तंभ लगवाया। रुम्मनदेई स्तंभ लेख जिसे पडरिया लेक भी कहते हैं की खोज 1896 और 596 में एलोइस एंटन फ्यूहरर ने की थी। निगली सागर लघु स्तंभ को देखते हैं। यह मूल रूप से कनक मुनि स्तूप के पास था। इसमें कनक मुनि के स्तूप संवर्धन की चर्चा और अशोक द्वारा कनक मुनि स्तूप की यात्रा का उल्लेख है। ह्वेन-त्सांग लिखता है कि उसने यात्रा के दौरान कनक मुनि स्तूप के पास यह स्तंभ लेख देखा था, जो कि कपिलवस्तु से लगभग 10 किलोमीटर दूर था तथा स्तंभ लेख के शीर्ष पर शेर की मूर्ति थी। लेकिन वर्तमान में इस स्थान पर ना तो स्तूप है और ना ही स्तंभ लेख पर शेर की मूर्ति है। यहाँ तक कि स्तंभ लेख भी रुम्मनदेई के पास किसी समय लगा दिया गया था। निगाली सागर की खोज या निगलवा सागर की खोज जो है 1895 में एलोइस एटन फ्यूहर ने की थी। ये हमने पहले भी यहाँ पर देखा था। रुम्मनदेई और निगलवा सागर को स्मृति लेख भी कहते हैं। राज्याभिषेक के 14 वर्ष में कनक मुनि स्तूप को दूसरी बार संवर्धित करवाया और 20वें वर्ष में कनक मुनि की यात्रा की थी। निगाली सागर लेख में बुद्ध को कनक मुनि कहा गया है। रुम्मनदेई एवं निगाली सागर स्तंभ लेख में जो है नेपाल की तराइन में प्राप्त हुआ है। अशोक के सभी अभिलेखों का विषय प्रशासनिक था, केवल रुम्मनदेई लेख का विषय आर्थिक था। इससे मौर्यकालीन कर नीति की जानकारी मिलती है। गुहा लेख की बात करें तो गुहा लेख जो है ये केवल ब्राह्मी लिपि एवं प्राकृत भाषा में है। गया जिले में बराबर की पहाड़ी की गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिलते हैं। इनमें अशोक द्वारा आजीवक साधुओं को निवास हेतु गुहा दान करने का उल्लेख है। अशोक ने आजीवकों के निवास हेतु 3 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिसके नाम पर कर्ण चौपर सुदामा विश्व झोपड़ी। तो अशोक ने आजीविकों के लिए भी, सिर्फ बौद्ध के लिए ही नहीं, आजीविकों के लिए भी उसने कुछ निर्माण करवाए थे, जैसे कर्ण चौपर सुदामा और विश्व झोपड़ी। नागार्जुनी गुहा लेख अशोक के पौत्र दशरथ ने उत्कीर्ण करवाई थी। मास्की और गुर्जरा लेख में अशोक का व्यक्तिगत नाम देवाना प्रिय मिलता है, जबकि नेटूल लेख में अशोक के अपने नाम का उल्लेख मिलता है। तक्षशिला पाकिस्तान, कंधार एवं लंगमान से अरामेक लिपि में लिखे गए अभिलेख मिलते हैं। लंगमान वर्तमान अफगानिस्तान में है। तो कंधार, लंगमान अफगानिस्तान में है। आगे देखते हैं। शर-ए-कुना कंधार के द्विभाषीय अभिलेखों में यूनान एवं अरामाइक भाषा एवं लिपियों का प्रयोग किया गया है। पुल-ए-दुरंत भी शर-ए-कुना के पास है, जहाँ से अशोक का अभिलेख मिलता है। केवल शाहबाजगढ़ी मानसहरा अभिलेखों की लिपि जो है खरोष्टी है, किंतु इन दोनों में भाषा प्राकृत है। एहरागुंडी लघु शिलालेख एकमात्र अभिलेख है जो खरोष्टी एवं ब्राह्मी दोनों लिपि में है। खरोष्टी लिपि अरामाइक लिपि से उत्पन्न हुई है। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी, जबकि खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। D.R. भंडारकर ने मात्र अशोक के अभिलेख के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिख दिया। तो इतने सारे अभिलेख हैं कि अभिलेखों के आधार पर ही
अशोक से संबंधित सारी जानकारी यहाँ पर लिखी जा सकती है, इतिहास लिखा जा सकता है और ये काम किया था D.R. भंडारकर जी ने। अब कुछ क्रम देख लेते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर मतलब सबसे पहले कौन-सा लिखवाया, फिर दूसरा कौन-सा लिखा इस तरह से। तो 10वें वर्ष में कांधार द्विभाषीय शिलालेख, ग्रीक, अरामाइक, लंगमान, तक्षशिला ये सारे जो है लिखवाए थे। 11वें वर्ष में पानगुरड़िया मास की पाल की गुंडी के पहले दूसरे नंबर के लघु शिलालेख, गोभी मठ, बहापुर, श्रीनिवासपुरी, बैरठ, अहरौरा, गुर्जरात, सहसाराम, राजुलमंडगिरी, एरागुड्डी, उदयगोलम, निट्टूर, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुरी, जटिंग्रामेश्वर। तो ये सारे 11वें वर्ष में थे। 12वें वर्ष में कौन सा था? बराबर गुहा लेख, कंधार का ग्रीक शिलालेख। 12वें वर्ष 13वें शिलालेख के अंश मिलते हैं। लघु स्तंभ लेख, सारनाथ, सांची, इलाहाबाद और संघ भेद रोकने वाले आदेश और राजाज्ञा ये सारे लुम्बिनी, निगाली सागर, लघु स्तंभ लेख सभी यहाँ पर शिलालेख थे। 26वां और 27वां वर्ष एवं पश्चात बृहत स्तंभ लेख 1 से 7 तक जो है 26 और 26-27 वर्ष के पश्चात इन्होंने ये लिखवाए थे। आगे देखते हैं अशोक के विभिन्न नाम और उपाधियां। अशोक का जो है व्यक्तिगत नाम जिसका उल्लेख मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर, उदयगोलम अभिलेख में है। व्यक्तिगत नाम अशोक, मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर, उदयगोलम। सबसे पहले मास्की में 1915 में अशोक का नाम पढ़ा गया था। देवानप्रिय राजकीय उपाधि थी। प्रियदर्शी आधिकारिक नाम था। मगध का राजा बब्रू अभिलेख में मिलता है। अशोक मौर्य जूनागढ़ में, अशोक वर्धन पुराण में, यूनानी स्रोतों में अशोक का वर्णन नहीं है। तो ये थी कुछ सोर्स जिसके बारे में हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पता कर सकते हैं। अब आगे जो है चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, इसको हम एक में करेंगे, फिर हम अशोक को हम एक अलग से करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।